सीनियर तज्जिया निगार सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान गनी साहब, कैसे देखते हैं आप मुखालफत जो है वो तो किसी ना किसी तरीके से या किसी बयानी से जो है वो तो सामने आ चुकी है, अब क्या देखते हैं, अब ऊंट किस करवट बैठेगा? मैं कोई नया नहीं देख रहा, मैं तो बहुत पुराना देख रहा हूँ और मुसलसल थिंक टैंक के जरिए मैं ये कहता रहा हूँ कि जो मुंतखब लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो तो असेंबली में आने के लिए कोशिश होते हैं, वो असेंबलियां तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये पाकिस्तान के अंदर एक नया रुझान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी ब्लैकमेलिंग कायम करने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम पे असरअंदाज होने के लिए, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए असेंबली तोड़ने का अमल जो है वो किया जा रहा है। इस पे हुकूमत को तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, परेशानी तो खुद उनकी अपनी जमात को है, उनके अपने इत्तेहादियों को है। चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत और उनकी हुकूमत के हवाले से दो आरा हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर असेंबलियों के क़याम के हवाले से और असेंबलियों को चलाने के हवाले से कोई दो आरा नहीं है। वो हमेशा असेंबली बनाने वालों में शामिल रहे हैं, सिस्टम को चलाने वालों में शामिल रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से मुतअद्दिद बार दावर करवाया है इमरान खान साहब को। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। खुद उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान भी ये कहते रहे कि अगर हम असेंबलियां तोड़ देंगे अपनी हुकूमत का खात्मा करके, क्या हमें खान साहब कोई गारंटी हासिल है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त हो सकेगी? पाकिस्तान की सियासी तारीख में तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि जी 2 असेंबलियों के अब इलेक्शन हो जाएंगे, 2 के बाद हो जाएंगे, फिर वफाकी, ऐसे कभी हुआ नहीं। और मैं ये भी आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब असेंबलियां अज खुद तोड़ दी जाती हैं तो फिर एक और अदारा भी मौजूद है। वो अदारा पाकिस्तान की अदालत उस्मा का अदारा है कि मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब की असेंबली तोड़ी गई थी तो वो बहाल कर दी गई थी। जफरुल्लाह जमाली साहब की बलोचिस्तान असेंबली टूटी थी, बहाल हो गई थी। और खुद यही पार्लियामेंट जब कौमी असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रेजोल्यूशन लाकर ऐवान को सबूताज करने की कोशिश की और इन्होंने फौरी तौर पे असेंबली तोड़ दी तो पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने उन्हें बहाल कर दिया था। जब आप बदनीति की बुनियाद पर अपने सियासी मकासद के तहत असेंबलियां तोड़ेंगे तो फिर अदालतों का दरवाजा खुला हुआ है, फिर लोग अदालतों से रुजू करेंगे और ये सवाल भी खड़ा होगा कि क्या आप असेंबलियों के अमल अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं या ये असेंबलियां जो अवाम के मसाइल और मुश्किलात के सद्देबाब का बाइस बनती हैं। जी ठीक है सलमान गनी साहब, जैसा कि आपने कहा कि यकीनन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार होने जा रहा है कि असम्बलियाँ जो हैं वो 2 सूबों की असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व होंगी और यकीनन जैसे कि ये भी बहुत खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और यकीनन जो है हमें पहले ही मशहद का जो है हमारी मुश्किलात का हमें सामना है। तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर ऐसा हो भी जाता तो क्या पाकिस्तान में ये पहली बार ही होना था, तो देखते हैं आप कि आने वाले वक्त में जो एक सियासी बहरान पैदा होता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो जो है वो कम होगा? देखें, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान का असल चैलेंज ये है, पाकिस्तान आज माशी हवाले से गंभीर सूरत-ए-हाल से दो चार है, मुल्क की मईशत डावाडोल है और हमारी सियासी लीडरशिप कहती है कि इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो खुद इस सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या कर रही है। देखें, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो जमहूरी लोग होते हैं, वो तो असेंबलियां बनाने और चलाने में संजीदा होते हैं, वो असेंबलियां तोड़ने में नहीं होते। क्या हम इस पार्लियामेंट को भुए कार लाए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए? क्या हमने इस पार्लियामेंट को जरिया बनाया कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम कायम हो? क्या हमने इन असेंबलियों के जरिए कोशिश की कि लोगों की हालत ज़ार में बेहतरी आए? क्या हमने इस पार्लियामेंट के जरिए इसे मुमकिन बनाने की कोशिश की कि गैर मुल्की और पाकिस्तानी सरमायाकारी यकीनी बने? क्या हमारा मसला नजर यही है कि जो भी हुकूमत है उसे टॉपल कर दिया जाए, जो हुकूमत है वो अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश करे? यहाँ चोर और डाकू की गिरदान करके क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम हो सकता है? चोर और डाकू करार देने वाले जो लोग करार देते हैं, क्या उनके साथ चोर और डाकू नहीं खड़े? और पंजाब की सियासत में कौन शख्स है जिसने आज के वज़ीर आज़म को डाकू करार दिया था और आज अपने सियासी मफाद के लिए उसे सीने से लगा लिया? मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल में ज्यादा बेहतर बात यह है कि आप जुम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार करें। अगर आपको अवाम में मकबूलियत हासिल है तो इस मकबूलियत को जुम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को मजबूत बनाएं और लोगों की हालत ज़ार में बेहतरी लाएं। अगर आप ये समझें कि आप इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं और आप अपनी हुकूमतें और असम्बलियां तोड़कर आप पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे तो ये किसी दीवाने का बढ़ तो हो सकता है, लेकिन ये कोई सेंसेबल बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जेद खुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कोर्ट में है। अगर उनके लीडर जो हैं वो
اپنی ہی اسمبلیاں توڑنے کے در پہ ہیں، تو انہیں سامنے کھڑا ہونا چاہیے. اور پاکستان کا سیاسی المیہ یہ ہے، پاکستان میں جمہوریت اور سیاست اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوتی، یہاں پر شخصیات مضبوط ہوتی ہیں. ڈکٹیٹرشپ کو براہ راست ٹارگٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن اپنا طرز عمل بھی آمرانہ اختیار کیا جاتا ہے اور اپنے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب 25 مئی کو پنڈی مارچ کیا گیا اور اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا، کیا تحریک انصاف کا ایک شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی تھی؟ اور کل جو اعلان کیا گیا ہے، میں نے اس پنجاب گورنمنٹ کے ایک ذمہ دار شخص سے کل پوچھا کہ جناب آپ کے لیڈر آج کیا کرنے جا رہے ہیں. اس شخص نے قسم کھا کے کہا کہ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں. انہوں نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا. جب سیاسی لیڈرشپ اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں نہیں لے گی تو ان کے طرز عمل سے انتشار پیدا ہوگا، اتحاد پیدا نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.